ये सीन स्टार्ट होता है जब वैंग लिन अपना 15th मूव या 15th लेवल रिलीज करने वाला होता है। लेकिन यहाँ जिन वुशु बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वैंग लिन जीत जाए। उसका क्लियर प्लान होता है कि वो पीछे से स्नीक अटैक करके वैंग लिन को रोक दे। लेकिन उसका ये मूव तियान नोटिस कर लेता है और उसके साथ काइसर गोयन चाओ भी सिचुएशन को समझ जाता है। दोनों मिलकर जिन वुशु को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक तीसरी पार्टी जिन वुशु को तियान और काइसर गोयुन चाओ से भी पहले नोटिस कर लेती है। ये चीज काइसर गोयुन चाओ को शॉक कर देती है और उसकी फेस से लगता है कि वो इस पार्टी को पहचानता था। उसी मोमेंट जिन वुशु का फोकस चेंज होता है और वो उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है जो वैंग लिन की डायरेक्शन से आ रही होती है। यहाँ वैंग लिन अपना 15th रिलीज करता है और उसका अटैक सीधा जिन वुशु पर लगता है। इसके बाद वैंग लिन सक्सेसफुली 15th कंप्लीट कर लेता है और यहीं काइसर गोयुन चाओ का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है क्योंकि वैंग लिन ने उसका रास्ता चुना होता है, डाओ ऑफ ओपोनेंट्स। ये वही रास्ता होता है जो डाओ के रूल्स के खिलाफ माना जाता है। जल्दी ही केओस डाओ का हैवी प्रेशर अपीयर होता है क्योंकि वैंग लिन ने असेंडेंट इंसिडेंट के दौरान डाओ वायलेट कर दिया होता है। इस केओस की एग्जिस्टेंस को तियान स्टार के 3 पावरफुल एक्सपर्ट्स महसूस कर लेते हैं। तियान होंगसी जो लेलुहर दारा का फादर है और तियान युन। तीनों शॉक हो जाते हैं जब वो डिमोनिक थंडर को स्काई से गिरते देखते हैं। ये थंडर कंपटीशन के एरिया को कोलैप्स करता नजर आता है और ये सीन काइसर गोयुन चाओ को भी थोड़ा नर्वस कर देता है। इस वक्त वैंग लिन खुद भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं होता क्योंकि ये डिजास्टर उसका खुद का चुना हुआ रास्ता होता है। जब पहला गुंडर अटैक करता है वैंग लिन उसे समहाउ रोक लेता है। फिर दूसरा गुंडर अपीयर होता है। वहां जो प्रीस्ट होता है वो तुरंत उसे फेस करता है, लेकिन दूसरी स्ट्राइक इतनी स्ट्रांग होती है कि प्रीस्ट उसे हैंडल नहीं कर पाता। सिचुएशन बहुत टेंस और हैवी हो जाती है। फिर तीसरा गुंडर प्रिपेयर होता है। इस मोमेंट पर प्रीस्ट पीछे हट जाता है और वैंग लिन खुद आगे आता है। वो डिमोनिक पावर रिलीज करता है, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स अनलीश करता है और तीसरे स्पेल को डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है। आखिरकार वैंग लिन तीसरा गुंडर भी पास कर लेता है। ये देखकर तियान डीपली इंप्रेस हो जाता है क्योंकि वैंग लिन ने वो कर दिखाया जो नॉर्मली कोई सरवाइव नहीं कर पाता। यहाँ स्टोरी का टोन क्लियर हो जाता है। वैंग लिन सिर्फ फाइट नहीं कर रहा, वो अपना खुद का डाओ लिख रहा है। यहाँ स्टोरी और भी डार्क और इंटेंस हो जाती है। अब ये क्लियर हो चुका होता है कि वैंग लिन एक ऐसा डीमन बन चुका है जो हर सफरिंग को इंड्योर कर सकता है। उसने जरा सा भी खुद को अबैंडन नहीं किया। और तब एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। एक और बंदा भी वही दाव कल्टीवेट कर चुका था जो वैंग लिन का है, यानी डाओ ऑफ ऑप्रेसर्स। लेकिन फर्क ये था कि उस बंदे ने मैक्सिमम लिमिट फॉलो नहीं की, बीच रास्ते में गिव अप कर दिया। जबकि वैंग लिन आज तक इसी दाव पर खड़ा हुआ है, चाहे सामने मॉब हो या पूरी दुनिया। ये सब देखकर तियान के दिल में वैंग लिन के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन आ जाती है। इसी एडमिरेशन के अंडर तियान वैंग लिन को एक रीपिक या रिवॉर्ड देता है। वैंग लिन बिना किसी हेजिटेशन के वो चीज एक्सेप्ट कर लेता है और मेंटली नेक्स्ट डिजास्टर का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है जो अब प्रिपेयर हो रहा होता है। लेकिन यहाँ काइसर गोयुन चाओ को एक भयानक रियलाइजेशन होती है। उसने सबसे बड़ी गलती कर दी होती है क्योंकि उसने वैंग लिन को इस लेवल तक पुश होने दिया जो ऑलमोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बराबर था। अब गोयुन चाओ समझ जाता है कि वैंग लिन की वजह से जो चीज आ रही है वो सिंपल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक नेचुरल कैलामिटी है जो खुद दाओ के थ्रू वैंग लिन को सप्रेस करने के लिए पैदा हुई है। और ये चीज उसकी एम्पायर के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। गोयुन चाओ वैंग लिन को मूव करने का इरादा करता है, लेकिन तब पता चलता है कि वैली ऑलरेडी हीफे लीदाओ के जरिए लॉक हो चुकी है। एस्केप इम्पॉसिबल। फिर गोयुन चाओ एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करता है। वो अपनी एम्पायर के बहुत बड़े एरियाज इवैक्यूएट कर देता है ताकि इनोसेंट लोग विक्टिम्स ना बने। उसके बाद एम्परर गोयुन चाओ अपनी 8 शैडो क्लोन्स रिलीज करता है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन प्रिपेयर होती है और वो दूसरी फोर्सेस से हेल्प मांगता है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो लोग अपीयर हो जाते हैं। गोयुन क्यू उनसे मदद मांगता है और टेलीपोर्टेशन के जरिए एम्पायर के रेजिडेंट्स को सेफ जगह पर शिफ्ट करता है। जबकि एल्डर्स का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। उन्हें तियान वे की डिस्ट्रक्शन से कोई खास कंसर्न नहीं होता क्योंकि वो इसे दाओ हेफे के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट समझ रहे होते हैं। जब दाओ हेफे डिस्ट्रॉय होता है तो सेकेंड वेव स्टार्ट हो जाती है। सिटी तुरंत फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है ताकि तियान वे की डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। उनके दरमियान फुल ऑन कॉन्फ्लिक्ट होता है।
लेकिन यहाँ वैंगलिन को एक बात समझ आ जाती है कि टियान वे को रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका असल पर्पस ही वैंगलिन की एग्जिस्टेंस को सप्रेस करना है। ये समझते ही वैंगलिन अपना दिल स्ट्रॉन्ग करता है और प्योर विल के साथ काउंटर अटैक करता है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि एंसेस्टर्स भी इस लेवल की डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और डिस्ट्रक्शन उन्हें और उनकी लेगेसी दोनों को मिटा देती है। इस पॉइंट पर स्टोरी क्लियर हो जाती है कि वैंगलिन अब सिर्फ कल्टीवेटर नहीं रहा, वो एक वॉकिंग कैलामिटी बन चुका है। सीन यहाँ तक आता है कि वैंगलिन को बुरी तरह बीट किया जा चुका होता है, लेकिन फिर भी वैंगलिन गिव अप नहीं करता। वो लास्ट ब्रेथ तक फाइट करता रहता है और आखिरकार इस डेथ ट्रायल को क्रॉस कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये स्टेज क्लियर होता है, वैंगलिन की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो सीधा गिर जाता है। इसी वक्त ड्रम्स की आवाज उभर कर आती है, लेकिन ये सिर्फ आवाज नहीं होती, एक मिस्टीरियस पावर सोर्स भी होता है और उस पावर के अंदर से एक वॉइस निकलती है जो वैंगलिन से नफरत भी करती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती है। रीजन सिंपल होता है, वैंगलिन का दाव। जब वैंगलिन उस आवाज के कंट्रोल के नीचे होता है तो वो उस वॉइस से कम्युनिकेट करता है और तब रिवील होता है कि ये आवाज एंशिएंट डीमन की है। एंशिएंट डीमन एक्सप्लेन करता है कि ये दाओ सबसे कम कल्टीवेटर्स फाइट करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हेवनली दाओ को चैलेंज करता है। एंशिएंट डीमन ओपनली मानता है कि वो वैंगलिन से इम्प्रेस हो चुका है, क्योंकि वैंगलिन इतनी दूर तक सर्वाइव कर गया, और यही वजह है कि एंशिएंट डीमन अभी तक अपनी प्रीवियस वॉर के बाद बिल्ड रह पाया है। फिर एंशिएंट डीमन हिस्ट्री रिवील करता है कि पहले इस हेवनली डाओ को चैलेंज करने वाले सिर्फ 3 फोर्सेस थीं। नंबर 1 एंशिएंट गॉड, नंबर 2 एंशिएंट डिफॉल्ट और नंबर 3 खुद एंशिएंट डीमन। वो एक्सेप्ट करता है कि अब वो सिर्फ एक सोल रह चुका है जो 9 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है और हर पार्ट डेथ रिलेटेड ट्रेजर्स में सील्ड है, बिल्कुल पहले जैसे। फिर एंशिएंट डीमन वैंगलिन को ऑफर देता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन कंडीशन ये होती है कि टियान वेई की डेथ के बाद वैंगलिन को खुद जाकर उसके बाकी सोल फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करने होंगे जो मुख्तलिफ ट्रेजर ट्रोव्स में छुपे हुए हैं। यहाँ प्रीस्ट सवाल करता है कि एंशिएंट डीमन ने वैंगलिन को ही क्यों चूज किया। एंशिएंट डीमन का जवाब सॉलिड होता है, क्योंकि वैंगलिन के पास एक ऐसी पावर है जो डीमन से मिलती जुलती है। इस वजह से वैंगलिन उस पावर के लिए परफेक्ट वेसल है। अगर कोई और नॉर्मल कल्टीवेटर ये पावर ले तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वैंगलिन जो एंशिएंट पाथ पर चल रहा है इस पावर को ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंशिएंट डीमन और वैंगलिन दोनों एक ही चीज हैं, हेवनली डाओ के चैलेंजर्स। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां लोग, एल्डर्स और इवन डिसीज्ड के पेरेंट्स इस सफरिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तब अचानक ड्रम्स खुद बज उठते हैं और सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसी मोमेंट एशियन डीमन की पावर वैंगलिन के अंदर एंटर करती है। ये इसका क्लियर प्रूफ होता है कि वैंगलिन ने पहले ही एशियन डीमन की ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, और यहीं पर स्टोरी एक नए लेवल पर शिफ्ट होती है। वैंगलिन अब सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि एक फॉरबिडन लेगेसी का कैरियर बन चुका है। अब सीन का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। वैंगलिन के पास एंशिएंट डीमन की पावर आ चुकी है। इस पावर के साथ वैंगलिन फाइनली काउंटर अटैक कर सकता है टियान वे के अटैक्स पर, और ये सेकेंड वेव कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। एनिमीज शॉक हो जाते हैं। सबके लिए ये सरप्राइज होता है कि वैंगलिन अब एंशिएंट डीमन का अवतार बन चुका है। फिर टियान वे का अगला अटैक अपीयर होता है जो सिलिन के फॉर्म में फॉरवर्ड मूव करता है ताकि वैंगलिन को हिट करे। लेकिन वैंगलिन और एंशिएंट डीमन दोनों साथ आगे मूव करते हैं, रेडी फॉर द थर्ड एंड फियर्सेस्ट बैटल। यहाँ पर एंशिएंट डीमन की पावर के साथ वैंगलिन सक्सेसफुली थर्ड टियान वे वेव को डिफीट कर देता है। उसके बाद एंशिएंट डीमन डिजास्टर से बची एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और क्लियरली सैटिस्फाइड नजर आता है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन का मजा लेता है। फिर टियान वे का थ्रेट फाइनली स्टॉप हो जाता है। एंशिएंट डीमन वैंगलिन से प्रॉमिस करता है कि वो 3 मंथ्स बाद नागा में दोबारा मिलेंगे, लेकिन वैंगलिन अभी भी फुली रिकवर नहीं हुआ होता, इसलिए वो सेफ प्लेस की तलाश में रिट्रीट करता है। सिटी के लोग उठते हैं, लेकिन सब कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि सिटी में अब कोई डिस्ट्रक्शन या स्मेल नहीं है। सिटी के एल्डर्स काइसर गोन चाओ से कहते हैं कि वो 3 मंथ्स तक वैंगलिन को ट्रैक करें, और सिटी की सिचुएशन अब बहुत डिस्टर्ब्ड है प्रीवियस इवेंट्स के वजह से। तब हम देखते हैं वैंगलिन अपने हाइडिंग प्लेस में होता है, जो है इटर्नल प्लेस स्टोरेज ऑफ काइसर सिलिन।
यहाँ वैंगलिन अपना नेक्स्ट ट्रायल स्टार्ट करता है। ये ट्रायल उसकी असेंडिंग जर्नी के लिए क्रिटिकल है। वैंगलिन हार्ट टैप टेक्निक यूज करता है जो असेंडेंस के लीडर और जोई के सीनियर की गाइडेंस से नियरली फेल हो चुकी थी, लेकिन फाइनली असेंडेंस को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेता है। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस 10 साल तक कंटिन्यू होती है और 10 साल बाद वैंगलिन ऑफिशियली ऐश एंड जोयू गोकिल का मेंबर बन जाता है। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि वैंगलिन ने अपनी प्रॉमिस एंशिएंट डीमन के साथ फुलफिल नहीं की, क्योंकि वो पहले से ही 3 मंथ्स बाद नागा में मिलने का प्लान बना चुका था और अब वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए। ये पॉइंट क्लियरली दिखाता है कि वैंगलिन अब फुल्ली इवॉल्व्ड है, एंशिएंट डीमन की पावर का विल्डर है और अपना खुद का पाथ कार्व कर रहा है, भले ही प्रॉमिसेस टेम्परेरीली पेंडिंग हो।